बुधवार को प्रदेश को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की सौगात। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। दिल्ली की तर्ज पर जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। विधायक नगर पूर्व की 4,950 वर्ग मीटर भूमि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2021 और 22 के बजट में इसके निर्माण की घोषणा करी थी और उसी घोषणा को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा ये क्लब। हेरिटेज लुक में इस क्लब का निर्माण किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा करी है। उनकी ओर से ये बताया गया, रिकॉर्ड 18 महीने में क्लब का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दें, प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक इस क्लब को लेकर, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनके ओर से ये कहना है कि प्रदेश को अब नई सौगात यहां पर मिलती हुई दिखाई देगी। मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी महत्वाकांक्षी भी हैं। इसका शिलान्यास करते हुए वो दिखाई देंगे और दिल्ली की तर्ज पर जयपुर के विधायक नगर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। साथ ही विधायक नगर पूर्व की 4,950 वर्ग मीटर भूमि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021 और 22 के बजट में इस बात की घोषणा करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो क्लब है वो पूरी तरह से लैस होगा और हेरिटेज लुक में इसका निर्माण कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर अब छूट मिलेगी। जी हां, राजस्थान परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 50,000 से 3 लाख तक की छूट यहां पर दी जाएगी। किसी निजी दुपहिया, कमर्शियल, तिपहिया, चौपहिया और बसें भी इस दौरान इसमें शामिल की गई है। गाड़ियों पर छूट यहां पर मिलेगी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। साथ ही परिवहन विभाग ने पॉलिसी बनाकर वित्त विभाग को भेज दी है। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद में राजस्थान में इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये पॉलिसी जो है इसका लंबे वक्त से हर कोई इंतजार कर रहा था। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर एक बार फिर से छूट मिलती हुई यहां पर दिखाई देगी। राजस्थान परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अब 50,000 से 3 लाख रुपए तक की छूट यहां सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही निजी दुपहिया, कमर्शियल, तिपहिया, चौपहिया और बसें जो हैं वो इसके अंदर शामिल की गई है। गाड़ियों पर छूट मिलेगी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। परिवहन विभाग ने पॉलिसी बना ली है और इस पूरी पॉलिसी को तैयार करने के बाद विभाग के पास भेज दिया गया है। अब वित्त विभाग के पास से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जब वित्त विभाग इस पूरी पॉलिसी को पढ़ने के बाद अपनी हरी झंडी यहां पर दिखाएगी, उसके बाद इस पॉलिसी को राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का लखनऊ दौरा। आज और कल लखनऊ में रहेगी ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी के लिए जनता से वोट मांगती हुई ममता बनर्जी यहां पर दिखाई देगी। आज रात वो लखनऊ पहुंचेगी और साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में वो मुलाकात करेगी। कल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ममता बनर्जी साझा होगी। दोनों नेता लखनऊ से ही वर्चुअली रैली को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी आज और कल लखनऊ में रहेगी, जहां पर वो समाजवादी पार्टी के लिए जनता से वोट करने की अपील करती हुई दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए ममता बनर्जी लखनऊ पहुंचेगी। आज रात वो लखनऊ पहुंच जाएगी और साथ ही आज ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से वो मुलाकात कर लेगी। कल की अगर हम बात करें तो कल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अखिलेश के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वो उनके साथ रहेगी। दोनों नेता लखनऊ से ही वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए दिखाई देंगे। आरजेडी के अध्यक्ष तो लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। कुछ दिनों से लालू के अध्यक्ष पद से इस्तीफे देने की लगातार चर्चाएं हो रही थी। अगले हफ्ते होने वाली आरजेडी की बैठक से पहले लालू अपना इस्तीफा दे देंगे।
तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी लालू की भूमिका को लेकर बटी हुई नजर आ रही है। दो समूहों में ये पार्टी बटी हुई दिखाई दे रही है। एक पक्ष लालू के समर्थन में दिखाई दे रहा है, तो दूसरा पक्ष है वो इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। और इसी कश्मकश की स्थिति में इस खींचतान को दूर करने के लिए फिलहाल लालू ही अध्यक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा में संतुलन बनाने में वक्त फिलहाल लालू प्रसाद यादव का बीत रहा है। तो आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ही आरजेडी के अध्यक्ष यहां पर रहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को लेकर लगातार चर्चा यहां पर तेज हो रही थी। अगले हफ्ते होने वाली आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद अपना इस्तीफा दे देंगे, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का नया अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी लालू की भूमिका को लेकर अगर हम बात करें तो दो समूहों में बटी हुई दिखाई दे रही है। दो धड़ यहां पर बने हुए हैं। एक पक्ष लालू के समर्थन में दिखाई देता है, तो दूसरा पक्ष जो है वो इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। और इस खींचतान को दूर करने के लिए फिलहाल लालू ही अध्यक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी, तेज प्रताप और मिसा यानी कि तीनों बहन भाइयों में संतुलन बनाने में ही फिलहाल लालू प्रसाद यादव का वक्त बीत रहा है। मनीष तिवारी नए स्टार प्रचारक। जी हां, पंजाब के राष्ट्रीय प्रचारकों की सूची में उन्हें जगह नहीं दी गई है, क्योंकि तिवारी पार्टी हाईकमान की राय से काफी अलग चल रहे थे। इतना ही नहीं, तिवारी ने कैप्टन का समर्थन किया है और सिद्धू का विरोध किया। शायद तिवारी की ऐसी ही बयानबाजी और हरकतों की वजह से पार्टी आला कमान काफी नाखुश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक तिवारी के प्रचार नहीं करने से यहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस चन्नी के चेहरे के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति की जरूरत यहां पर महसूस नहीं कर रही। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब मनीष तिवारी स्टार प्रचारक नहीं होंगे। पंजाब के स्टार प्रचारकों की जो सूची निकलकर सामने आई है, जो लिस्ट आई है, उसमें मनीष का नाम नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि तिवारी जो है वो पार्टी की जो हाईकमान है, उनकी जो राय है, उससे काफी अलग यहां पर चल रहे थे। इतना ही नहीं, तिवारी ने कैप्टन का समर्थन कर दिया और सिद्धू का विरोध कर दिया। और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि तिवारी से जो पार्टी के आला कमान है वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि मनीष तिवारी के प्रचार नहीं करने से कांग्रेस पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस चन्नी के चेहरे के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति के चेहरे की यहां पर जरूरत महसूस नहीं कर रही है। क्या सचमुच अब कैप्टन पंजाब में नहीं असरदार? पहले कांग्रेस, अब भाजपा भी कैप्टन से लगातार दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भाजपा ने तालमेल करके कैप्टन को यहां पर 37 सीटें दी थी, लेकिन उनको सभी सीटों के लिए यहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि कैप्टन गठबंधन का चेहरा नहीं है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनी तो कोई और ही कैंडिडेट यहां पर होगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन करती हुई दिखाई दे रही है और इसी बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या सचमुच अब कैप्टन पंजाब में असरदार नहीं है? पहले कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कैप्टन से दूरी बना ली है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। भाजपा ने तालमेल करके कैप्टन को यहां पर 37 सीटें दी थी, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो 37 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दी गई थी, उन सभी सीटों पर कैप्टन अपने उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि कैप्टन गठबंधन का चेहरा नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन से गठबंधन तोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो कैंडिडेट जो है वो और कोई होगा। क्या अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी बन रही है स्पोर्टिंग पार्टी? ऐसे लग रहा है कि मायावती की कई तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हुई यहां पर मायावती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात, गोरखपुर में योगी की जीत के लिए सहयोग करेगी मायावती। सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए बसपा लगातार
लगातार कोशिश कर रही है, प्रचार प्रसार यहां पर कर रही है। हर संभव कोशिश यहां पर बसपा की ओर से की जा रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी की टेंशन यहां पर एक बार फिर से मायावती ने बढ़ा दी है। गोरखपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का मकसद ध्रुवीकरण करना यहां पर उनकी ओर से रहेगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार की वजह से हिंदू वोट योगी के पक्ष में सीधे सीधे जाते हुए दिखाई देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार यहां पर कशमकश जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच में खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी स्पोर्टिंग पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मायावती कई तरह से इनडायरेक्ट वे से यहां पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि गोरखपुर में योगी की जीत के लिए और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए मायावती यहां पर योगी का समर्थन करेगी, उनका सहयोग करती हुई दिखाई देगी। साथ ही समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बसपा हर संभव कोशिश में लगातार जुटी हुई है। किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को हराना है, इसलिए वो अपनी विरोधी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई भी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट यहां पर बसपा की ओर से दिया गया है और इस टिकट के साथ ही समाजवादी पार्टी की टेंशन बसपा ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। गोरखपुर सीट की अगर बात करें तो गोरखपुर सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का मकसद ध्रुवीकरण करना रहेगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार की वजह से हिंदू वोट जो है वो सारे के सारे एक पक्ष में यानी कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाएंगे। क्या कांग्रेस जीती तो मुख्यमंत्री होंगे हरीश रावत ही? जानकार सूत्रों के हवाले से ये संकेत आ रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के चेहरे को लेकर पार्टी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हरीश रावत ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो युवा नेताओं से काफी उनका मोहभंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल ने जितने भी युवा नेताओं को आगे बढ़ाया है, जितने भी युवा नेताओं पर राहुल गांधी की ओर से भरोसा जताया गया है, ज्यादातर युवा नेता धोखेबाज निकले हैं। फिलहाल जो युवा नेता बचे हुए हैं वो कांग्रेस और परिवार के प्रति इतने निष्ठावान नहीं है, इसलिए राहुल अब वरिष्ठ और पुराने नेताओं पर ही दांव लगाना बेहतर समझ रहे हैं। तो आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बात को लेकर पार्टी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात को लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे। अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पार्टी अब सीएम के चेहरे को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो हरीश रावत अगले मुख्यमंत्री यहां पर बनाए जाएंगे। इसका एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है राहुल का युवा नेताओं से मोहभंग होना, क्योंकि राहुल गांधी ने जितने भी युवा नेताओं को आगे बढ़ाया है, जितने भी युवा नेताओं पर राहुल गांधी की ओर से भरोसा जताया गया है, उनमें से अधिकतर युवा नेताओं ने कांग्रेस को धोखा दिया है। और फिलहाल पार्टी के अंदर कांग्रेस में यानी कि जो युवा नेता बचे हुए हैं वो कांग्रेस और परिवार के प्रति इतने वफादार, इतने निष्ठावान नहीं है कि उन पर एक बार फिर से भरोसा किया जा सके। इसलिए शायद आलाकमान की ओर से और राहुल गांधी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अगर यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस जीतती है, तो आने वाले दिनों में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राहुल गांधी अब वरिष्ठ और पुराने नेताओं पर ही दाव लगाना सही समझ रहे हैं। यूपी चुनाव में अब जातिवाद की हुई एंट्री। प्रमुख नेताओं की पत्नियों की जातियों का अब सियासी मुद्दा यूपी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में खासकर यूपी बिहार में जाति के भीतर उपजाति पर लगातार राजनीति हो रही है। बहरहाल भाजपा नेताओं ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी की पत्नी को यहां पर एक नया मुद्दा बना दिया है। उनकी जात को लेकर कई सभाओं में भाजपा समर्थकों ने जयंत की पत्नी जाट नहीं बल्कि पंजाबी होने का मुद्दा उठाया है। इधर वैसे ही यादवों में ये मुद्दा बनाया गया कि अखिलेश की पत्नी ठाकुर है। हालांकि भाजपा नेताओं के इस चुनावी दाव को कोई खास तवज्जो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी या तमाम पार्टी जो भी फिलहाल चुनावी मैदान में है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही एक दूसरे पर पलटवार करने के लिए। और इसी बीच में ये खबर सामने आ रही है कि यूपी में एक बार फिर से जातिवाद की एंट्री हो गई है। प्रमुख नेताओं की पत्नियों की जातियां जो है वो अब सियासी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
देश में खासकर यूपी बिहार में जाति के भीतर उपजाति को लेकर लगातार राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल भाजपा नेताओं ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी की पत्नी का मुद्दा यहां पर उठा दिया है। कई सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से जयंत की पत्नी जाट नहीं बल्कि पंजाबी होने का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर वैसे ही यादवों में ये मुद्दा पहले बनाया गया है कि अखिलेश की पत्नी ठाकुर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस चुनावी मुद्दे को जो हवा दी है, इस दाव को कोई भी खास तवज्जो दूसरी पार्टी के नेताओं या आम जन से तवज्जो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला मामला। हमलावर सचिन ने की थी AIMIM उम्मीदवार आरिफ से दोस्ती। ओवैसी को मारने के लिए यहां पर आरिफ से दोस्ती की गई थी। मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हिंदू विरोधी भाषणों के कारण ओवैसी को यहां पर मारना चाहता था, इसलिए धौलाना से AIMIM प्रत्याशी आरिफ ने से यहां पर उसने संपर्क किया ताकि इजीली जब यहां पर वो बातचीत कर पाएगा तो शायद ओवैसी को मारना आसान होगा। तो आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ था उसको लेकर हर दिन खुलासे हो रहे हैं और फिलहाल ये खुलासा हुआ है कि जो हमलावर सचिन था जिसने गोलियां यहां पर चलाई थी, वो AIMIM उम्मीदवार आरिफ से दोस्ती करना चाहता था। पहले उसने दोस्ती करी, ओवैसी को मारने के लिए यहां पर आरिफ से दोस्ती सचिन ने करी और इसी दोस्ती का फायदा उठाने के लिए उन्होंने ओवैसी को मारना चाहा। हिंदू विरोधी भाषण जो ओवैसी देते हैं, इस बात से वो काफी नाराज चल रहा था, इसलिए धौलाना से यहां पर जो AIMIM प्रत्याशी आरिफ है उससे सचिन ने दोस्ती करी।